हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे कटनी की। कटनी जिले के सलीमनाबाद में बरगी नहर परियोजना में शनिवार की शाम बड़ा हादसा हुआ था, जहां भूमिगत नहर में TBM मशीन से चल रहे निर्माण के दौरान कंक्रीट का स्लैब टूट जाने से 9 मजदूर अंदर ही दब गए। 20 घंटे से अधिक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 7 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन 2 मजदूर अभी भी दबे हुए हैं, जिसमें से एक मजदूर का वीडियो भी आया है जिसमें वो फंसा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। करीब 35 से 40 फुट नीचे दबे 2 मजदूरों की मौत होने की आशंका भी जताई जा रही है। दोनों मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए SDRF और NDRF की टीम लगातार कोशिश कर रही है। कटनी कलेक्टर ने यह भी बताया कि डॉक्टरों की टीम भी टनल में गई हुई थी और फंसा हुआ मजदूर जो दिखाई दे रहा था वो बेहोशी की हालत में है। उन्हें भरोसा है कि दोनों मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। रेस्क्यू मिशन तब तक चलता है जब तक कि अंतिम बॉडी रिकवर ना कर ली जाए, और हम यही आशा करते हैं कि उनको निकाल के तत्काल उनको अर्जेंट मेडिकल केयर दिया जाए और ये प्रयास किया जाए कि हम उनको बचा सकें। हम लोगों को प्रे करना चाहिए इन बचे हुए 2 लोगों के। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कल करीब 8 साढ़े 8 बजे ये दर्दनाक हादसा हुआ था, टनल हादसा हुआ था, जिसमें NDRF और SDRF की टीम लगातार बचाव कार्य कर रही है। 2 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं, उनको बचाने के लिए कोशिश की जा रही है। और अब बात करेंगे सतना की। सतना के चित्रकूट में श्रद्धालुओं से भरी एक बस पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को जानकी कुंड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक बस गुप्त गोदावरी से चित्रकूट की तरफ आ रही थी। इसी बीच ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और बस पुलिया से नीचे जा गिरी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी यात्रियों को बस से निकाला गया। बस मिश्रा बंधु ट्रैवल्स की बताई जा रही है। वहीं इस घटना पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर शोक जताया है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अगली खबर भिंड से, जहां से कलेक्टर सतीश कुमार अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान अपना आपा खो बैठे। उन्होंने कार्रवाई के दौरान कहा कि मुझे गोली मार दो। पूरा मामला सदर बाजार इलाके का है, जहां सड़क चौड़ीकरण को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी। इस दौरान निगम और पुलिस प्रशासन का अमला भी मौजूद था। स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाने को लेकर भेदभाव का आरोप लगाया, जिस पर कलेक्टर भड़क गए और कहने लगे कि मुझे गोली मार दो। कलेक्टर के गुस्से को देखकर SP शैलेंद्र सिंह ने मामले का बीच बचाव करते हुए कलेक्टर को शांत कराया। वहीं पुलिसकर्मियों ने कलेक्टर से जूझने वाले शख्स को मौके से हटाया। जानकारी मिलते ही मौके पर पूर्व सांसद रामलखन सिंह भी पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला जा सका, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गए और प्रशासन पर बिना नोटिस के कार्रवाई करने का आरोप लगाया। पुलिस प्रशासन द्वारा जो और नगर पालिका के साथ मिलकर सदर बाजार में जिन दुकानों द्वारा अतिक्रमण फुटपाथ पर कर रहा था, सड़कों पर कर रहा था, उनका अतिक्रमण हटाया गया है और कार्रवाई की गई। रीवा में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोविंदगढ़ थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह परिहार, प्रधान आरक्षक बबुआ सिंह और आरक्षक राम कुमार प्रजापति को 6000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह परिहार पीड़ित मनीष कुमार सिंह से वाहन के अवैध एंट्री को लेकर 6000 रुपए की रिश्वत। परेशान मनीष ने लोकायुक्त से शिकायत की, जिसके बाद लोकायुक्त ने तीनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने थाना प्रभारी, प्रधान आरक्षक और आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है। इस आधार पर सत्यापित हुआ कि पैसे मांगे जा रहे हैं, प्रकरण कायम किया गया और आज कार्रवाई की गई है, जिसमें प्रधान आरक्षक बबुआ उर्फ जयप्रकाश सिंह और TI श्री वीरेंद्र सिंह परिहार को, दोनों को पैसे लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया गया है।
विंध्य प्रदेश को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी अब विंध्य प्रदेश बनाने का समर्थन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि विंध्य प्रदेश का कौन विरोध करना चाहता है। जो सुविधाएं विंध्य को मिलनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं है। विकास का काम जारी है, लेकिन जो आंदोलन विंध्य प्रदेश के लिए किया जा रहा है उसकी सही दिशा नहीं है। कुछ लोग ही आंदोलन कर रहे हैं, इसके लिए जनता और जनप्रतिनिधियों से बात करना जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष ने विंध्य प्रदेश के लिए आंदोलन कर रहे जनप्रतिनिधियों से यह भी कहा कि सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए आंदोलन नहीं होना चाहिए। उन्होंने दोबारा अपनी बात दोहराते हुए कहा कि विंध्य प्रदेश का विरोध कोई नहीं कर रहा है, बस इतिहास को भुलाकर वर्तमान को ठीक नहीं किया जा सकता। नहीं, विंध्य प्रदेश बनेगा तो कौन विरोध करेगा उसका? जी, कौन करता है? जी, विंध्य प्रदेश बनने में कोई विरोध थोड़ी करता है। कौन विरोधी हो सकता है? जी, पर सवाल इस बात का है कि विंध्य प्रदेश बनाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होनी चाहिए? जी, हम अपने इतिहास को भुला करके वर्तमान ठीक नहीं कर सकते, इतना हमेशा याद रखना। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा एक दिन के दौरे पर मुरैना पहुंचे, जहां उन्होंने तिघरा गांव में पशुधन विकास परियोजना का उद्घाटन किया। वहीं ऋण वितरण करने के साथ ही सूक्ष्म उद्यम विकास परियोजना के तहत स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। आपको बता दें 9 करोड़ रुपए की सहायता राशि किसान और स्व सहायता समूह को राशि प्रदान की गई है। जेके ट्रस्ट और नाबार्ड के सहयोग से 14 केंद्रों की शुरुआत हो रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा। नरेंद्र तोमर ने कहा कि योजना अपने आप में अभूतपूर्व है। 7 करोड़ महिलाएं इससे जुड़ी हुई है। इस कार्यक्रम के तहत सरकार भी सहायता दे रही है। बैंक से लोन मिल रहा है, जिससे महिलाएं बेहतर उत्पादन कर बाजार में बेच रही हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर मेला रोड स्थित राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया। इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण नाबार्ड के सहयोग से 7 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि जो किसान कृषि आधारित उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, ऐसे किसानों के लिए सेंटर मदद के लिए बनाया गया है। उन्होंने यहां हर तरह की मदद मिलने का भी भरोसा दिया है और कहा कि जब उनका स्टार्टअप मूर्त रूप ले लेगा तब वो खुद इस उद्योग को शुरू कर सकते हैं। क्षेत्र के नौजवान जो कृषि उद्यमी बनना चाहते हैं, उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, उनको रोजगार मिलेगा, वो और रोजगार देने में सक्षम होंगे और यह इंक्यूबेशन सेंटर जो है निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बहुत ही कामयाबी होगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज दतिया दौरे पर रहे। यहाँ नरोत्तम मिश्रा दतिया को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने की कवायद में जुटे हुए नजर आए। नरोत्तम मिश्रा ने दतिया को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए दतिया कचरा छोड़ो अभियान का शुभारंभ सायरन बजाकर किया और लोगों को सफाई के प्रति घर घर जाकर जागरूक भी किया। खुद कचरा उठाकर लोगों को आसपास सफाई रखने की अपील भी की। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इंदौर की जैसा हमारा दतिया हो, दतिया स्वच्छ होगा तो दतिया स्वस्थ होगा। नरोत्तम ने शायराना अंदाज में विपक्ष पर भी तंज कसा। आप विश्वास करो, आत्मविश्वास से भर के जाओ, दतिया को स्वच्छता में नंबर 1 पर बनाएंगे और आगे ले जाएंगे। बस हमें आपके जागरण की आवश्यकता है, हमारे अपने मन के अंदर ये भाव होने की आवश्यकता है। लोगों की आवाज बर्दाश्त हो सकती है, आलोचना बर्दाश्त हो सकती है, कचरा बर्दाश्त नहीं करेगा। ये यहाँ से एक शुरुआत होगी और ये दतिया को नंबर 1 बनाने की दिशा में जो हमारे विभिन्न प्रयोग हैं, उसमें से ये एक ऐतिहासिक प्रयोग होगा। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष पद को लेकर शुरू हुआ विवाद हाईकोर्ट से होता हुआ बार काउंसिल ऑफ इंडिया की दहलीज तक जा पहुंचा है। यही वजह है कि विवाद को हल करने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मदन मिश्रा की अगुवाई में 5 सदस्यीय टीम जबलपुर में स्टेट बार काउंसिल के ऑफिस पहुंची, जहां बार काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों से लेकर मौजूदा कार्यकारिणी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले मेंबर्स से 1-to-1 चर्चा की गई ताकि विवाद सुलझाया जा सके। लेकिन 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक शिकायतें सुनने के बाद भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम कोई फैसला नहीं कर सकी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 50,000 से ज्यादा वकीलों का प्रतिनिधित्व करने वाली स्टेट बार काउंसिल संस्था में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। स्टेट बार काउंसिल के मौजूदा अध्यक्ष विजय चौधरी के इस्तीफा देने और साधारण सभा में एडवोकेट शैलेंद्र शर्मा को स्टेट बार काउंसिल का अध्यक्ष चुने जाने के बाद से ये पूरा विवाद शुरू हुआ है, जो कि थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। घर है, घर में विवाद होते रहता है, मतभेद है, मनभेद नहीं है। तो वो आज हम लोग सब लोग एक साथ बैठे, बार काउंसिल
जो मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल के सभी सदस्य लोग थे, कहीं विचारधारा का कहीं डिफरेंस था, वो सॉल्व कर लिया जाएगा। एक कमेटियों के संबंध में एक रिवीजन वहाँ पेश हुई थी, उसके संबंध में वो बातचीत करने यहाँ आए हैं और सभी मेंबर से पूछताछ कर रहे हैं और मुझे लगता है बातचीत ठीक हुई। बीसीआई के चेयरमैन आए हैं, मेंबर्स आए हैं, वो निकालेंगे। हम लोग ने अब हमने तो अपनी तरफ से ये कह दिया कि भाई मैं तुरंत, आप कहेंगे मैं तुरंत छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इलेक्शन होना चाहिए, नए इलेक्शन अभी करा लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। भोपाल में 30 से 35 हजार गरीबों को अब होटलों और मैरिज गार्डन जैसा खाना मिलेगा। दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग एक योजना तैयार कर रहा है। इस योजना के तहत राजधानी के होटल और मैरिज गार्डन में बचने वाला भोजन को प्रशासन के कर्मचारी इकट्ठा करेंगे और फ्रिज में रखकर भोपाल के 8 जोन में गरीबों को बांटा जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग के नोडल अफसर अरविंद कुमार पथरोल ने बताया कि इसमें बिजली विभाग, नगर निगम, प्रदूषण विभाग, जीएसटी और खाद्य सुरक्षा विभाग के कर्मचारी अधिकारी संयुक्त टीम के रूप में काम करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के कबाड़ में खराब हो रहे फ्रीजर्स को सुधारा जाएगा और फिर उनमें खाना रखा जाएगा। खाना कलेक्ट करने के साथ मंदिर, फुटपाथ और रैन बसेरों में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच वितरित कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैरिज गार्डन या वो होटल जिनमें शादियां होती हैं, उनके रजिस्ट्रेशन में इस शर्त को डाला जाएगा कि खाना अगर बचता है तो उसे आप अपने जोन की गाड़ी को पैक करके देंगे। फेंकने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। जो भी होटल रेस्टोरेंट्स होती हैं, रात में उनके यहाँ पर 100% खाना बचता है और वो खाने को कई बार उनके द्वारा डंप कर दिया जाता है, तो उस खाने को हम उनके साथ में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और उस खाने को हम लेकर और जो गरीब असहाय लोग होते हैं उन तक इस खाने को पहुंचाने की ये एक्चुअली में ये योजना है। भोपाल में मेट्रो और फ्लाईओवर निर्माण कार्य के चलते कई मार्गों को बंद किया गया है और इसके चलते आज रात से 13 फरवरी तक अब ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने मेट्रो और फ्लाईओवर निर्माण के लिए अलग अलग यातायात डाइवर्जन का प्लान जारी किया है। मेट्रो निर्माण के चलते जिंसी चौराहे से सुभाष नगर रेलवे अंडरब्रिज की तरफ जाने वाला मार्ग बंद रहेगा। इसी तरह फ्लाईओवर निर्माण की वजह से गणेश मंदिर तिराहे से मानसरोवर तिराहे की तरफ यातायात बंद रहेगा। इसके अलावा जिंसी चौराहे से सुभाष नगर रेलवे अंडरब्रिज और अंडरब्रिज से जिंसी की तरफ जाने वाला रास्ता भी बंद रहेगा। ट्रैफिक में किसी तरह की असुविधा होने पर पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ग्वालियर पुलिस ने प्रॉपर्टी विवाद में रिश्तेदारों की हत्या करने वाले आरोपी को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सोनू के पास से 2 अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। मामला थाटीपुर थाना क्षेत्र के तृप्ति नगर का है, जहां आरोपी सोनू शर्मा ने 2 दिसंबर को संपत्ति को लेकर अपनी बहन और भाई की गोली मार दी थी। इलाज के दौरान भाई रवि शर्मा की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि बहन पूनम शर्मा स्वस्थ हो गई थी। घटना के बाद से ही वो फरार था। आरोपी सबसे पहले दतिया और दतिया से गुजरात पहुंचा। गुजरात के बाद आरोपी फरारी काटने के लिए अजमेर और दिल्ली पहुंचा। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने गुरुग्राम से उसको गिरफ्तार किया है। अभी पूछताछ की जा रही है आरोपी से। बहन को मारने का इसने प्रयास किया था, तो उस आधार पर और उसका जो भाई का जो मर्डर हुआ उसमें धारा 302, 307 आईपीसी के तहत केस रजिस्टर किया जाकर थाना थाटीपुर में इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई। इसमें लगातार कार्रवाई करते हुए उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया। राजगढ़ के कचनारिया गांव में डीजे बचाने को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि गांव के दबंगों ने शादी वाले दलित परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और शादी वाले घर में रखा रसोई का सामान भी फेंक दिया, साथ ही टेंट भी उखाड़ दिया। पीड़ितों की शिकायत के बाद पुलिस गांव पहुंची और पुलिस की मौजूदगी में शादी कराई गई। पीड़ितों ने 38 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसमें से पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 हमलावरों के हथियार लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। फिलहाल पीड़ित परिवार भविष्य में हमला होने की आशंका से डरा हुआ है। वहीं पुलिस सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है। अगली खबर भोपाल से, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद महिला और उसके परिजन जहांगीराबाद थाना पहुंचे। यहां शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के बजाय सिर्फ आवेदन लिया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद महिला ने इसकी शिकायत मानवाधिकार आयोग से की। जब आयोग ने रिपोर्ट मांगी तो एनसीआर के तहत केस दर्ज कर लिया गया और रिपोर्ट भेज दी गई। आयोग ने मामले में एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की, जिसके बाद केस दर्ज किया गया। यह अकेला मामला नहीं है। पुलिस के खिलाफ मानवाधिकार आयोग में साल
साल 2021 में 1126 शिकायतें पहुंची हैं। इनमें से 260 शिकायतें तो केवल एफआईआर दर्ज न करने के संबंध में है। वहीं महिला आयोग में साल 2021 में 946 शिकायत पहुंची है। सीएम हेल्पलाइन में भी पुलिस के खिलाफ 862 शिकायतें पहुंची हैं। ऐसे ही बाल आयोग में पिछले एक साल में 110 शिकायतें पहुंची हैं। कानून के जानकारों की माने तो किसी अपराध की शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने से मना करने वाले पुलिस वाले को 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। जानबूझकर या अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का लोप किया गया है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। विशेषकर अगर कोई आयोग या माननीय न्यायालय या वरिष्ठ कार्यालय से संज्ञान लेकर वो हमें बताया जाता है। करते हैं जबलपुर की। जबलपुर में पंजीयन विभाग ने अब नई बसाहट वाले इलाकों में जमीनों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। नई बसाहट वाले क्षेत्रों में निगम सीमा में शामिल हुए करीब 11 वार्ड और दर्जन भर से ज्यादा पंचायतें राजस्व विभाग के टारगेट में हैं, जहां जमीनों के सरकारी रेट 25 से 30% तक बढ़ाने की पंजीयन विभाग ने तैयारी कर ली है। कोविड और राजस्व के नुकसान की भरपाई करने के लिए शहर से लगे 250 लोकेशन और 150 कॉलोनियां इसके दायरे में आने वाली हैं। निगम ने जिन नए वार्डों के पंजीयन विभाग ने प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा करने का फैसला लिया है, उनमें 67, 68 और 71 से 79 नंबर तक के वार्ड शामिल हैं। पंजीयन विभाग के अधिकारियों की माने तो सरकारी जमीनों में औसतन इजाफा के लिए प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय को भेजा जा रहा है। 200 की लगभग नई कॉलोनियां जो पहले से गाइडलाइन में नहीं थी उनको जोड़ा जा रहा है और 150 लोकेशंस को फिर से उनको वेरीफाई करके उस सही लोकेशन को गाइडलाइन में डाला जा रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाइक सवार युवकों के सामने अचानक टाइगर आ गया, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए युवक अपनी बाइक छोड़कर पेड़ पर चढ़ गए। पीछे से 4 पहिया वाहन में सवार अन्य पर्यटकों ने इसका वीडियो बना लिया। टाइगर कई किलोमीटर तक इन गाड़ियों के आगे ही चलता रहा। दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व एरिया में प्राचीन झलारिया महादेव मंदिर साल में एक बार ही आम लोगों के लिए खोला जाता है। शुक्रवार 11 फरवरी को महादेव मंदिर में कुछ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए जा रहे थे और उसी समय उनके वाहन के आगे बाघ आ गया। करीब आधे घंटे तक बाघ वाहनों के आगे ही चलता रहा। इस दौरान बाइक सवार अपनी बाइक छोड़कर पेड़ पर चढ़ गए। इधर वन विभाग की टीम भी वहां पर पहुंची। भाजपा के पन्ना जिले के प्रभारी डॉक्टर नंदकिशोर नापित ने अपने मोबाइल से इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया है। सीहोर शहर में 5 युवकों ने आज जमकर उत्पात मचाया। नशे में धुत इन बदमाशों ने राहगीरों का चलना ही मुश्किल कर दिया था। 5 आरोपी किसी से पैसे मांगते तो किसी के साथ मारपीट करते। वहीं महिलाओं और युवतियों से भी आरोपियों ने छेड़छाड़ की। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम शहर के मछली पुल परिया इलाके पर पहुंची, जहां आरोपियों की पुलिस के साथ भी झूमाझटकी हुई। बाद में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया और थाने ले जाकर उनकी जमकर खातिरदारी की गई। साथ ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं शहर में इस तरह से हुए वारदात को लेकर कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राजधानी भोपाल में इस बार वैलेंटाइन डे बनाने वालों के रंग में भंग पड़ सकता है। दरअसल शिवसेना ने वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले दंड पूजा के साथ चेतावनी जारी की है। भोपाल के कालिका शक्तिपीठ पर लाठियों और डंडों की विधि विधान के साथ पूजा की गई। साथ ही पूजा के बाद इन लाठी डंडों का शिवसेना के कार्यकर्ताओं को वितरण किया गया। भोपाल शिवसेना प्रमुख कुलदीप तिवारी ने बताया कि वैलेंटाइन डे पाश्चात्य संस्कृति का प्रतीक है, जो भारतीय संस्कृति के ठीक विपरीत है। वैलेंटाइन डे पर सार्वजनिक स्थलों से लेकर धार्मिक स्थलों तक अश्लीलता की जाती है। भारतीय संस्कृति को पलीता लगाने वाले ऐसे युवकों को और ऐसे युगलों को अब सबक सिखाया जाएगा। इसके अलावा शहर के पब, रेस्टोरेंट और होटल संचालकों को भी खुली चेतावनी जारी की गई है और ये कहा गया है कि यदि वैलेंटाइन डे से संबंधित कोई भी कार्यक्रम अश्लीलता या फिर युवतियों को भी शराब परोसने का काम किया गया तो शिव सैनिकों के लाठी डंडे तैयार हैं। शिवसेना चेतावनी देती है कि आज शिवसेना दंड पूजा की है और किसी भी तरीके से कोई भी युवा यदि हमें मिला पार्कों में, सार्वजनिक स्थलों में, तो शिवसेना उसका इस दंडों से पूजा की जाएगी। साथ में हम बैंड बाजा और ढोल की भी उसकी घोड़े की भी तैयारी करके आ रहे हैं। यदि कोई बोलता है कि हम प्यार करते तो हम उनकी तुरंत के तुरंत पंडित जी को ले जाके शादी करवाएंगे। एक सप्ताह तक मनाए जाने वाले वैलेंटाइन वीक का उत्साह हर जगह देखने को मिल रहा है। हर कोई गिफ्ट शॉप में पहुंचकर अपने पार्टनर के लिए पसंदीदा गिफ्ट आइटम की खरीदारी कर रहे हैं। वैसे तो वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन 7 फरवरी से इसकी शुरुआत रोज डे के साथ होती है। इस बार कोरोना की हटी पाबंदियों के चलते बाजार भी गुलजार है और पॉकेट फ्रेंडली गिफ्ट भी बाजारों में उपलब्ध है।
अपने चाहने वालों को खूबसूरत तोहफे देने के लिए हर कोई गिफ्ट शॉप पर शॉपिंग करते नजर आ रहे हैं। शॉप पर कस्टमाइज गिफ्ट के साथ ही कपल रिंग्स, चॉकलेट, लव बर्ड्स, मैजिक मिरर, म्यूजिकल ग्रीटिंग और म्यूजिकल रोज का आकर्षण देखा जा रहा है। हटा के जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर में अभिषेक और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 24 फरवरी तक होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र समिति ने दी। कुंडलपुर समिति उपाध्यक्ष देवेंद्र सेठ ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध कुंडलपुर में आचार्य श्री विद्यासागर जी के आशीर्वाद से ये विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। करीब 500 मीटर ऊंची पहाड़ी पर 179 फीट ऊंचा विश्व का सबसे बड़ा जैन धर्म का मंदिर बनाया गया है। कुंडलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी आचार्य श्री विद्यासागर जी से आशीर्वाद लिया। केंद्रीय मंत्री ने कमेटी के पदाधिकारियों के साथ ही दमोह कलेक्टर, एसपी और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक की और महोत्सव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विश्व के इतिहास में पहली बार कुंडलपुर में विश्व के करीब 15 देशों से प्रतिमाएं पहुंच रही हैं, जिनका पंच कल्याणक होने के बाद ये वापस विभिन्न देशों के मंदिरों में प्रतिष्ठित की जाएंगी। मध्य प्रदेश में पुरुषों की ब्लाइंड क्रिकेट टीम के बाद अब महिलाओं की भी ब्लाइंड क्रिकेट टीम बनकर तैयार हो गई है। राजधानी भोपाल में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में महिला ब्लाइंड टीम के प्रशिक्षण शिविर का आगाज किया गया, जिसमें प्रदेश भर से सिलेक्ट हुई महिला खिलाड़ियां भाग ले रही हैं। इस शिविर का उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने और ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा ने किया। महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम इसी महीने फरवरी में होने जा रहा है। भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेगी। इसके बाद ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन इंग्लैंड में अगले साल होने वाली चैंपियनशिप के लिए प्रदेश से 2 महिला खिलाड़ियों के चयन का लक्ष्य रखा है। बच्चियों के लिए भी इस क्रिकेट को खड़ा करना, तो उनका जो 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर है उसकी शुरुआत हुई है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस ब्लाइंड क्रिकेट में भी हमारी बच्चियां भी और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड मध्य प्रदेश देश के अंदर खिलाड़ियों को तैयार करके इतिहास बनाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।